दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस करिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं के बावजूद भारत में क्यों नहीं बंद होता खतरनाक कीटनाशकों का इस्तेमाल। अफ्रीकी देशों में इबोला से जारी है मौतों का सिलसिला, अफ्रीका के बाहर भी हुआ संक्रमण। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे लाहौर में हो रही है अकबर के जमाने के शाही हमाम की रौनक लौटाने की कोशिश। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। भारत दुनिया में खाद्यान्न का एक बड़ा उत्पादक देश है, मगर भारत में खेती में जहरीले कीटनाशकों के इस्तेमाल को लेकर अक्सर सवाल उठाया जाता है। ये कितना खतरनाक है, इसका एक प्रमाण मिला पिछले साल, जब कीटनाशक मिला खाना खाने से बिहार में 23 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। क्यों नहीं बंद होता भारत में खतरनाक कीटनाशकों का इस्तेमाल, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता नवीन सिंह खड़का पंजाब गए, जहां कीटनाशकों का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। इंसानों की सेहत और पर्यावरण पर कीटनाशकों के बुरे असर की वजह से संयुक्त राष्ट्र कई विकासशील देशों पर जोर डाल रहा है कि वे खेतों में पुराने और नुकसानदेह कीटनाशकों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाएं। हालांकि चीन, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में इस पर अमल शुरू हो गया है, लेकिन कुछ देशों ने अभी ऐसा नहीं किया है। भारत में अभी पुराने कीटनाशकों का व्यापक इस्तेमाल होता है। डीडीटी के उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन पर बाकी देशों में पाबंदी है, पर भारत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अमेरिकी शोधकर्ताओं के मुताबिक डीडीटी के ज्यादा संपर्क में आने से अल्जाइमर्स होने की आशंका बढ़ सकती है। कुछ किसानों का कहना है कि उन्होंने कीटनाशकों के इस्तेमाल का खामियाजा भुगता है। जी हवा भी ला लो, चाहे खाण पीण वाली चीज भी ला लो, हरेक दे विच जहर मिलावट होगी, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। खेती की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बुनियादी फसलों में आत्मनिर्भरता पाने के लिए भारत ने 1960 के दशक में हरित क्रांति अपनाई, जिससे पंजाब के इन जैसे खेतों में बड़ा बदलाव आया। हरित क्रांति पंजाब की इस सफलता को भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन लोगों का कहना है कि उस भूमिका को निभाने के लिए इस राज्य को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। खेतों में अन्य देशों में प्रतिबंधित पुरानी तथा हानिकारक कीटनाशकों की अत्यधिक प्रयोग के कारण प्रदूषण गंभीर समस्या बन गई है। मोनोक्रोटोफॉस और मिथाइल पैराथीन बहुत ज्यादा खतरनाक कीटनाशक माने जाते हैं। ये पंजाब की दुकानों पर आज भी बिकते हैं और खेतों में इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन भारत सरकार का दावा है कि भारत की जरूरतें बाकी देशों से अलग हैं। ये भारत सरकार अपना साइंटिफिक स्टडी करते हैं, और साइंटिफिक स्टडी करने के बाद अगर वो लगते हैं ये केमिकल्स कोई एडवर्स इफेक्ट है, तुरंत उसको बैन कर देते। कभी अराउंड 200 केमिकल्स भारत सरकार ने बैन कर दिया, और उसको मैन्युफैक्चर अगर कोई करे और यूज़ करे उसको पनिशमेंट हो सकता है। बात सिर्फ भारत की 1.25 अरब आबादी के लिए भोजन जुटाने की नहीं, बल्कि कारोबार की भी है। भारत अरबों डॉलर के कीटनाशक निर्यात करता है। इस उद्योग के प्रतिनिधि नहीं मानते कि कीटनाशकों का इस्तेमाल कोई समस्या है। मैं ये बात बहुत साफ करना चाहता हूँ कि आज भारत में एक भी खतरनाक या प्रतिबंधित कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं होता। ये सब पश्चिमी देशों का प्रचार है। लेकिन पंजाब में हम ऐसे किसानों से मिले जो आज भी ऐसे कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दुनिया भर और भारत में भी प्रतिबंधित हैं। भले ही इनके इस्तेमाल से होने वाले नुकसान साफ है, लेकिन किसान कहते हैं कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। आज जरूरत है 21वीं सदी की हरित क्रांति की, जिसमें पुराने खतरनाक कीटनाशकों की जगह नए सुरक्षित विकल्प हों। लेकिन लगता है भारत इससे अभी कोसों दूर है। नवीन सिंह खड़का, बीबीसी पंजाब। हमने इस बारे में और बात की पर्यावरण मामलों के जानकार रवि अग्रवाल से, और सबसे पहले पूछा कि भारत में कीटनाशकों का इस्तेमाल कितनी बड़ी समस्या है।
कई जगह हैं पूरे भारत में, जैसे केरला में एंडोसल्फान में कैशू प्लांटेशन में 1000 लोगों की मौत होने का जो रिपोर्ट्स आई हैं, और कई जगह जो कंटेमिनेशन स्टडीज़ हुई हैं वहाँ पता लगा है कि कई तरह के जो कीटनाशक हैं, जो ओल्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स हैं, ये इस्तेमाल होते हैं। केवल पंजाब में नहीं और सब जगह भी इस्तेमाल होते हैं। दुनिया के कई देशों में बहुत सारे कीटनाशकों पर पाबंदी लग चुकी है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ, क्यों? देखिए, एक तो है कि हमने ये डिनाई किया है कि हमारी कोई प्रॉब्लम है, तो क्योंकि हमारा मार्केट मोस्टली डोमेस्टिक मार्केट है, इसलिए यहाँ प्रेशर नहीं है बहुत, क्योंकि कंज्यूमर अवेयरनेस नहीं है, इंडस्ट्री काफ़ी पावरफुल है, और एक बार जो आप केमिकल आप अप्रूव कर देते हैं उसमें उसको चेंज करने का कोई तरीका नहीं है। जो इंसेक्टिसाइड्स एक्ट है हिंदुस्तान में, उसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाता है। स्वीडन में है आपका हर 5 साल बाद नए मॉलिक्यूल्स को एग्जामिन करते हैं, हमारे यहाँ री एग्जामिनेशन नहीं है, तो कितना भी पुराना मॉलिक्यूल हो वो बार बार इस्तेमाल होता है। और कई ऐसे ये मॉलिक्यूल्स हैं जो पेटेंट से बाहर हैं, जो एक कोई भी बना सकता है, तो बनाने में सस्ते हैं। प्रेशर है बाहर के देशों में कि जो खाद्य पदार्थ हैं, जो लोग खाना खाते हैं, उसमें कंटामिनेशन नहीं हो। तो वो कंटामिनेशन सर्वेज हमारे वो बहुत पब्लिक नॉलेज में नहीं है, जो होते हैं बहुत कम होते हैं, तो लोगों को जानकारी नहीं है, लोग प्रेशर नहीं डालते हैं। और आखिरी में जो हमारा जो लिंक बन गया है कि पेस्टिसाइड्स और फूड सिक्योरिटी के लिए, तो हम फूड सिक्योरिटी को और पेस्टिसाइड्स का यूज़ एकदम एक साथ मानते हैं, तो इसको एक पेस्टिसाइड को अच्छी चीज़ माना गया है, लेकिन इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इसके बारे में ज़्यादा तवज्जो या ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। और वो देश जिन्होंने कीटनाशकों का इस्तेमाल कम कर दिया है, क्या भारत उनसे कुछ सीख सकता है? जहाँ जहाँ प्रतिबंध लगा है वहाँ फूड प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है। उनका फूड प्रोडक्शन उतने का उतना ही है, और उनका जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो बढ़ गया है, क्योंकि उसमें रेजिड्यूज नहीं है, वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं उन देशों को जहाँ पर ज़्यादा जागरूकता है, तो इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ रवि अग्रवाल ग्लोबल इंडिया में आगे। इराक में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं के हमले जारी। लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। इबोला महामारी को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता शुरू हो गई है। अमेरिका में एक संक्रमित लाइबेरियाई नागरिक की मौत हो गई है, वहीं स्पेन में एक नर्स संक्रमित हो गई है, जो अफ्रीका के बाहर इबोला संक्रमण का पहला मामला है। इबोला वायरस इस साल लगभग 3,500 लोगों की जान ले चुका है, और लगभग सारी मौतें केवल 3 पश्चिम अफ्रीकी देश सियरा लियोन, लाइबेरिया और गिनी में हुई हैं। सियरा लियोन में रहने वाले फ्रांसिस समूका 4 दिन से बीमार थे और घरवालों को इबोला का शक हुआ। वे उन्हें अस्पताल लेकर आए, मगर वहाँ कोई जगह नहीं थी। ना अस्पताल है ना इलाज। हमारी सरकार क्या कर रही है? हम मर रहे हैं। चिकित्सा कर्मियों को हर दिन लोगों को लौटाना पड़ रहा है, जो आसान काम नहीं है। हमारे लिए किसी रोगी के रिश्तेदार को ये कहना आसान नहीं कि हम आपको एडमिट नहीं कर सकते, पर जब इबोला की बात हो रही है तो देशी विदेशी कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। सुविधाएं अच्छी नहीं, हालात भी कठिन है, मगर फिर भी सियरा लियोन में ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों की जान बचाई जा रही है। हर दिन चिकित्सा कर्मियों को संक्रमित खून के नमूनों को जमा करना होता है, जो मेहनत और साहस का काम है। और तमाम दुखों और हताशा के बीच उम्मीद की किरण भी दिख जाती है, जैसे इन 3 लड़कियों का यहाँ इलाज हुआ और अब वे ठीक हो रही हैं। वहीं शहर के मुख्य कब्रिस्तान में लोग नई कब्रों के पास जमा हो रहे हैं। यहाँ इबोला के शिकार सैकड़ों लोग दफन हैं। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इनमें फ्रांसिस समूका का भी नाम जुड़ गया है, जिनके रिश्तेदारों ने बीबीसी को उनकी मौत की खबर दी। इबोला के प्रकोप से अब तक दुनिया में लगभग 3,500 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें गिनी, सियरा लियोन और लाइबेरिया में हुई। दुनिया भर में इबोला संक्रमण के लगभग 7,500 मामले सामने आए हैं, मगर असल संख्या और अधिक हो सकती है, क्योंकि हर मामला दर्ज नहीं हो पा रहा। इबोला का इलाज अब भी एक चुनौती है। अमेरिका के भीतर संक्रमित हुए पहले व्यक्ति लाइबेरियाई नागरिक थॉमस डंकन को ज़ीमैप नाम की प्रायोगिक दवा नहीं दी गई। उन्हें संक्रमण लाइबेरिया में हुआ, मगर इसका पता अमेरिका में चला, जहां वे रिश्तेदारों से मिलने आए थे। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि ज़ीमैप की खुराकें खत्म हो चुकी हैं और नई दवाएं बनाने में वक्त लगेगा। एक और दवा का परीक्षण हो रहा है, मगर अभी उसके इस्तेमाल में खतरा है।
the medication you mentioned can be quite difficult for patients. जिस दूसरी दवा की बात हो रही है वो मरीजों को देना मुश्किल हो सकता है क्योंकि उससे उनकी हालत और बिगड़ सकती है। इस बीच स्पेन में एक नर्स इबोला संक्रमित हो गई है, जो अफ्रीका के बाहर किसी के इबोला संक्रमण का पहला मामला है। ये नर्स मैड्रिड के एक अस्पताल में अफ्रीका से लौटे 2 इबोला संक्रमित मिशनरियों की देखरेख करने वाली टीम में शामिल थीं, जिनकी मौत हो चुकी है। नर्स के पति समेत कुछ अन्य लोगों की भी निगरानी हो रही है। साथ ही यूरोपियन कमीशन ने स्पेन सरकार से जवाब तलब किया है कि नर्स को संक्रमण कैसे हो गया। BBC रिपोर्ट। और अब BBC ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंडअप, दुनिया की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर। तुर्की से लगी सीमा पर स्थित सीरियाई शहर कोबाने में छिड़ी लड़ाई का जायजा लेने पहुंचे BBC संवाददाता पॉल वुड। वहां इस्लामिक स्टेट चरमपंथियों और कुर्द सैनिकों के बीच संघर्ष के दौरान अमेरिकी अगुवाई में कुर्दों की मदद के लिए भी हवाई हमले किए गए। कोबाने एक महत्वपूर्ण शहर है क्योंकि इस पर कब्जे से सीरिया तुर्की सीमा की लंबी पट्टी पर नियंत्रण हो सकता है। विदेशी चरमपंथी मुख्यतः इसी रास्ते सीरिया जाते हैं। साथ ही IS भी यहीं से कब्जा किए गए तेल क्षेत्रों से तेल बाहर ले जाता है। हांगकांग में छात्र आंदोलन पर नजर रख रहे BBC संवाददाता जॉन सडवर्थ ने बताया कि कैसे इस हफ्ते प्रदर्शन कमजोर पड़ने लगा। सितंबर के अंत में शुरू हुए इस आंदोलन के दौरान हजारों प्रदर्शनकारियों ने मुख्य व्यावसायिक इलाके में डेरा डाल दिया था। वे 2017 में हांगकांग प्रमुख के चुनाव को लेकर चीन के रवैये से नाराज थे, जिसका कहना है कि चुनाव में खड़े होने से पहले प्रत्याशियों को उसकी मंजूरी लेनी होगी। विरोध के बाद लोकतंत्र समर्थक और हांगकांग सरकार वार्ता के लिए तैयार हुए, मगर इसे लेकर अनिश्चय बरकरार है। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू शहर में इस हफ्ते उस जहाज के कप्तान की गवाही ली गई जो अप्रैल में डूब गया था। सुनवाई पर नजर रख रहे BBC संवाददाता स्टीव एवंस ने बताया कि कप्तान ने कहा कि हादसे के समय उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा कि जहाज को खाली करने के उसके आदेश का पालन नहीं हुआ। कप्तान पर आरोप है कि उसने बचाव नौकाओं के बावजूद यात्रियों से कहा कि वे जहाज से नहीं उतरें। दुर्घटना में 300 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर स्कूली छात्र थे। खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले गुट के चरमपंथियों का सामना करने के लिए पिछले महीने से अमेरिका की अगुवाई में इराक और सीरिया में हवाई हमले हो रहे हैं। पिछले हफ्ते ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने सीरिया इराक सीमा के पास रबिया नाम की जगह पर IS के ठिकानों पर बम बरसाए। BBC को इस हमले के बाद वहां का हाल देखने का मौका मिला। रिपोर्ट की कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इराक के रबिया में बन रहे एक अस्पताल का अब सिर्फ मलबा ही बचा है। कुर्द लड़ाकों की मदद के लिए इस अस्पताल पर ब्रिटेन की वायुसेना ने हवाई हमला किया था। खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले संगठन IS के चरमपंथियों ने यहां 3 दिन तक कब्जा जमा रखा था। अस्पताल के मलबे में इस्लामिक स्टेट चरमपंथियों के शव अब भी दबे हुए हैं, लेकिन कुर्द पशमर्गा लड़ाकों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। रबिया पर कब्जा खोने के बाद इस्लामिक स्टेट ने इसी मोर्चे पर एक बड़ा हमला किया, लेकिन पशमर्गा तैयार थे और उन्होंने बड़ी तादाद में इस्लामिक स्टेट लड़ाकों को मार गिराया। कुर्द नेता अब इस्लामिक स्टेट पर और हमले करने की योजना बना रहे हैं। कुर्द लड़ाके कुर्दिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन एक आला कुर्द नेता का कहना है कि वो पूरी दुनिया की ओर से लड़ रहे हैं। हालांकि उन्हें इस्लामिक स्टेट को हराने के लिए टैंक और बख्तरबंद वाहन नहीं मिल रहे। हमें वो नहीं मिल रहा जिसकी हमें जरूरत है। ये एक मुश्किल लड़ाई है। हमारे कई लड़ाके मारे जाएंगे। पशमर्गा अपनी जान दे रहे हैं और उन्हें बाकी दुनिया से सिर्फ इतनी मदद चाहिए कि उन्हें लोगों को बचाने के लिए असरदार हथियार मिले। वो पूरी दुनिया से आए आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। कुर्द लड़ाके हवाई हमलों के लिए पश्चिमी देशों के एहसानमंद हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि दुनिया इस खतरनाक लड़ाई में उनकी और मदद करे। BBC रिपोर्ट। ग्लोबल इंडिया में आगे, कितना कामयाब होगा IPL की तर्ज पर शुरू हो रहा फुटबॉल का ISL। लंदन के BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। IPL क्रिकेट की लोकप्रियता को देख भारत में दूसरे खेल भी ऐसे प्रयोग कर रहे हैं। कबड्डी और बैडमिंटन के बाद अब फुटबॉल की बारी है। इस रविवार कोलकाता में इंडियन सुपर लीग शुरू होने जा रहा है, पर क्या ISL IPL जैसी कामयाबी के नजदीक पहुंच सकेगा? फुटबॉल को लेकर आजकल भारत में बहुत शोर है। क्रिकेट प्रतियोगिता IPL की तर्ज पर इंडियन सुपर लीग को 8 शहरों पर आधारित टीमों के टूर्नामेंट की तरह शुरू किया जा रहा है।
फुटबॉल को भारत में लोकप्रिय बनाने के लिए दुनिया के कुछ बड़े नाम भी इसमें रखे गए हैं, जैसे फ्रांस के रॉबर्ट पिरेस, इटली के अलेसेंड्रो डेल पिएरो और स्पेन के लुई गार्सिया। ये स्थानीय भारतीय खिलाड़ियों के साथ खेलते दिखाई देंगे। लिवरपूल और बार्सिलोना जैसे क्लबों में खेलने वाले गार्सिया को उम्मीद है कि ये टूर्नामेंट फुटबॉल के बारे में भारत में लोगों की सोच बदल देगा। मुझे लगता है कि भारत में लोग फुटबॉल देखना चाहते हैं। वो भारतीय खिलाड़ियों को दुनिया में खेलते देखना चाहते हैं और मेरे ख्याल से ये किसी बड़ी चीज की शुरुआत हो सकती है। बड़े क्लब मालिकों, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के फुटबॉल से जुड़ने के बावजूद लीग को स्थायी बिजनेस मॉडल में बदल पाना सबसे बड़ी चुनौती है। एक समय के बाद ये चमक दमक खत्म हो जाएगी। चाहे टीम मालिकों के पास कोई कारोबारी मॉडल होगा भी तो उसे चलने में वक्त लगेगा और उन्हें धैर्य रखना होगा। इसकी तुलना हम किसी पारंपरिक कारोबार से नहीं कर सकते जिसमें 5 से 7 साल में फायदा दिखने लगता है। अभिषेक बच्चन भी फुटबॉल लीग की एक टीम के मालिक हैं और वे उम्मीद से भरे हैं। अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप भारत में होने वाला है। पहले तो उसके लिए टीम को तैयार करना है। असल लक्ष्य है कि 2026 के वर्ल्ड कप में भारत क्वालिफाई करे। खिलाड़ियों और ज्यादातर मालिकों का ध्यान इस वक्त टूर्नामेंट की शुरुआत पर है, न कि इसके दीर्घकालिक असर पर। जो देश फिलहाल फुटबॉल में 158वें दर्जे पर है, वहां इस लीग की सफलतापूर्वक शुरुआत भारतीय फुटबॉल को नई मंजिल तक पहुंचाने में मददगार हो सकती है। BBC रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी से कई काम बड़े आसान हो गए हैं, जैसे बैंक का इस्तेमाल, मगर पासवर्ड और पिन को याद रखना आसान नहीं। पर लगता है ये परेशानी भी जल्दी दूर हो जाएगी और बस अपनी उंगली के सहारे आप अपने खाते तक पहुंच जाएंगे। पहले आपको बैंकिंग की ज़रूरतों के लिए बैंक ब्रांच जाना पड़ता था, अब इंटरनेट मौजूद है, मगर धोखाधड़ी से बचना एक समस्या है। लेकिन अब नया तरीका सामने आया है, उंगलियों से बैंकिंग। जी हाँ, पर ये आपका फिंगरप्रिंट नहीं, इसमें आपकी उंगली के बीच की शिरा यानी नसों को इंफ्रारेड के जरिए स्कैन किया जाता है और आप अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। ब्रितानी बैंक बार्कलेज का कहना है कि इसमें केवल आपकी उंगली ही काम करेगी, उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ या नकल नहीं ले सकती। आप स्कैनर को कंप्यूटरों से जोड़ सकते हैं, हालांकि ये सुविधा अभी केवल उद्योगों के लिए है। कॉर्पोरेट ग्राहक बड़े लेन देन करते हैं तो इसकी जरूरत होती है। जाहिर है, इस टेढ़ी मेढ़ी चीज को आप मोबाइल बैंकिंग और ऐसी दूसरी चीजों के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए ये कॉर्पोरेट के लिए अच्छा है। हम दूसरे क्षेत्रों में इसकी संभावनाएं तलाश रहे हैं। पिन कोड अकाउंट की सुरक्षा के लिए दूसरी प्रणालियों के बाद अब फिंगर टेक्नोलॉजी उस दिशा में पहला कदम है जब पैसे का लेन देन काफी जटिल होता जा रहा है। उंगलियों की नसों की स्कैनिंग का तरीका पोलैंड और जापान में कैश मशीनों पर पहले ही इस्तेमाल हो रहा है। बार्कलेज बैंक इन स्कैनरों के लिए फीस लेता है और ये स्कैनर स्मार्टफोन्स के साथ काम नहीं करते। अगर बैंक इन स्कैनरों को छोटा और सस्ता कर देते हैं तो शायद फिंगर बैंकिंग भविष्य में कारगर सिद्ध हो सकती है। BBC रिपोर्ट। और अब तकनीक जगत की और हलचलें क्लिक में। ट्विटर ने अमेरिकी सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। ट्विटर की मांग है कि उसे प्रशासन की तरफ से मांगी जाने वाली जासूसी की जानकारी सार्वजनिक करने की इजाजत मिले, मगर यह कदम उस नियम के खिलाफ है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी के बारे में बात करने की मनाही है। टेक्सास की एक कंपनी ने इबोला से निपटने के लिए दुनिया भर के अस्पतालों में इस्तेमाल के लायक एक रोबोट बनाया है। लिटिल मो नाम के कीटाणु मारने वाले इस रोबोट से तेज अल्ट्रावायलेट रोशनी निकलती है। इसके जरिए यह इबोला और दूसरे कीटाणुओं को कुछ मिनटों में ही खत्म कर सकता है। तोशिबा कंपनी ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो खास तौर पर बनाए गए हाथों से जापानी संकेत भाषा बोल सकता है। इसमें लगी 40 से ज्यादा मोटरें इसे अभिवादन और दूसरे सामान्य शब्द बोलने में मदद करती हैं। मगर कंपनी चाहती है कि इस रोबोट में भाषा की समझ पैदा हो और वह खुद बोल सके, ताकि भविष्य में वह रिसेप्शनिस्ट की भूमिका निभा सके। ग्लोबल इंडिया में अगले सप्ताह विश्व शांति के लिए उल्टी साइकिल से विश्व यात्रा पर निकले नेपाली नौजवान और विस्फोटकों का सुराग बताएंगे स्टॉकहोम के नालों में लगे हाईटेक सेंसर। पाकिस्तान के लाहौर शहर के इतिहास में मुगल दौर को स्वर्ण काल समझा जाता है। उस दौर में बनी कई आलीशान इमारतें आज भी लाहौर की पहचान हैं। अकबर के जमाने का बना शाही हमाम भी इनमें शामिल है, जिसे दोबारा चमकाने की कोशिश शुरू की गई है।
लाहौर के शाही हमाम को देखने गए हारून रशीद। सत्रहवीं सदी में मुग़ल शहंशाह अकबर के हुक्म पर बनाए गए इस शाही हमाम को देखकर उस वक्त के फ़न और हुनर की तारीफ़ किए बगैर नहीं रहा जा सकता। हमाम भी महलों से कम ना थे। अब इस हमाम का इस्तेमाल नहाने धोने के लिए नहीं हो सकता। नहा नहीं सकेंगे, लेकिन इसे रीस्टोर किया जा रहा है। रीस्टोर ऐसे किया जा रहा है कि जैसे वो वैसे हालत थी इसकी वैसे कर देंगे। अगर इसमें अगर हम पानी छोड़ते हैं तो ये 400 साल हो गए हैं इस बिल्डिंग को, तो फिर ये ख़तरा है कि यहीं कहीं गिर न जाए। इस पुरानी इमारत की एक एक ईंट अब बहुत एहतियात से जोड़ी जा रही है। दीवार पर नक्काशी को भी महफूज बनाने की कोशिशें जारी हैं। पहले यहाँ पे जितनी भी टीम्स काम करके गई हैं उन्होंने जल्दी में किया, तो जिसकी वजह से ये ख़राब हो गया। हमारी बहुत सी ऐसी स्पेसेस हैं जो बहुत ख़राब हो चुकी हैं। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम आहिस्ता करें सुकून से, लेकिन अच्छे तरीके से वो सेव हो जाए। जिस तरह पुराने वक्त में अलग अलग तरीक़ों से इस हमाम में ठंडे और गर्म पानी का इंतज़ाम किया जाता था, उसी तरह अब फिर से उन्हीं पुराने नुस्खों के मुताबिक मसाला तैयार करके हमाम की पुरानी शक्ल सूरत बहाल की जा रही है। मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के बाद लाहौर शहर की बिगड़ती बदलती तारीख़ में ये शाही हमाम गुम होकर रह गया था। अब खुशकिस्मती से आसार कदीमा में दिलचस्पी रखने वालों की मदद से इसे आइंदा नस्लों के लिए महफूज बनाया जा रहा है। हारून रशीद, BBC न्यूज़, लाहौर। लाहौर में मुगलों का शाही हमाम। इस हफ्ते इतना ही। लंदन के BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ग्लोबल इंडिया की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।